हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो हमारा जो आज का लेसन होगा पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने पढ़ा था उसके बारे में कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया सब कुछ। लेकिन आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कुछ जो थिंकर्स थे, कुछ पर्सनस थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने कुछ क्रिटिसिज्म किए। तो वो हम डिस्कस करेंगे, उसको काउंटर भी करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्रिटिसिज्म था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो ये था कि कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो सॉवरेन बॉडी नहीं थी। सॉवरेन मतलब जो अपने डिसीजन खुद ले सके, जिस पे कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो। ठीक है, नो इंटरफेरेंस। तो लोगों ने ये कहा कि ये जो बॉडी थी वो कैसे बनी थी, एज पर कैबिनेट मिशन बनी थी, तो इट वाज नॉट सोवरेन। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि ये भले ही कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग बनी हो, लेकिन कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग भले ही ये बनी हो, बट आप देखोगे कि कोई भी प्रोविजंस ऐसा नहीं होता था कि जैसे मान के चलो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविजन है, तो ये ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों से पूछ के रखा है। हमने कोई अंग्रेज़ों से परमिशन नहीं ली, किसी भी प्रोविजन में अप्रूवल नहीं मांगा अंग्रेज़ों से। ठीक है, तो ये अपने आप में उसने फुली उसके पास ऑटोनॉमी थी। और आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, तो ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया था उसके बाद तो कोई ये जो बॉडी थी वो भी पूरी तरह से टेक्निकली भी सॉवरेन हो गई थी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये पढ़ के बता रहा हूँ, आप नोट्स में लिखा हुआ है, भगत एजुकेशन हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको ये नोट्स इंग्लिश में मिल जाएंगे, तो आप पढ़ सकते हो। हिंदी के नोट्स भी हम अवेलेबल करवाएंगे। ओके, तो आगे देखते हैं हमारा अगला क्रिटिसिज्म क्या था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज नॉट एन इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटिंग द इंडियन पब्लिक। आप अगर देखोगे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि मेंबर्स का इलेक्शन कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो कैसे हुआ था कि जो प्रोविंशियल असेंबली में जो मेंबर्स थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को के मेंबर्स को इलेक्ट किया था। और ये जो मेंबर्स थे इनको किसने इलेक्ट किया था? पब्लिक ने। तो डायरेक्टली तो यहाँ इलेक्शन हुआ नहीं, तो इसलिए ये कैसा हुआ? इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ। तो यहाँ हम लिख देते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। दूसरी बात, जो प्रिंसली स्टेट थी, तो ऐसा भी नहीं था कि प्रिंसली स्टेट में इलेक्शन हुए हों। प्रिंसली स्टेट्स में जो किंग थे, जो प्रिंस थे, उन्होंने क्या करा था? नॉमिनेट किया था। तो हम बोलते नहीं है क्या कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज पार्टली एन इलेक्टेड बॉडी एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। और इलेक्शन भी कौन सा? इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो ये इंडियन पब्लिक को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ऐसा उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने ये बताया कि वहाँ पे हर कम्युनिटी से लोग थे। और अगर आप देखोगे कि बाद में जो इलेक्शन हुए, बाद में जब इलेक्शन हुए, तो जो मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे वही मेंबर इलेक्ट होके वापस 1952 में वही मेंबर्स इलेक्ट होके आए। ठीक है, तो हम इससे बोल सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म हुआ। थर्ड, आप देखोगे कि उन्होंने बोला कि इसमें हिंदू डोमिनेंस था। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हिंदू थे, बट ऐसा नहीं था। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखोगे तो 10 लाख पे एक बंदा जो था, और उनको हिंदू, मुस्लिम, जनरल, मुस्लिम एंड सिख 3 में डिवाइड किया गया था। फिर उसके बाद पहले तो मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और आफ्टर पार्टीशन तो भी मुस्लिम मेंबर थे, सिख मेंबर थे, माइनॉरिटी के मेंबर थे। ठीक है, तो ऐसा बोलना गलत है। अगला क्रिटिसिज्म जो करते हैं, लोगों बोलते हैं कि इसमें सब लॉयर्स ही थे, मतलब दूसरे प्रोफेशनल के लोग नहीं थे। तो आप इसमें पहला पॉइंट ये देखो कि जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग कौन थे? वहाँ पे भी तो सबसे ज़्यादा लोग लॉयर्स ही थे। फिर ये कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग का काम इस तरह से है कि जिसमें टेक्निकल जो लॉयर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स, उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए भी लॉयर्स थे। और तीसरी बात, अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉयर्स थे, कुछ दूसरे मेंबर थे। ठीक है, डॉक्टर्स भी थे और दूसरे सोशल वर्कर्स भी थे। तो ऐसा कहना गलत है। पता है ये क्वेश्चन कैसे आते हैं? जैसे पॉइंट लिख देंगे, फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा। कई बार इंटरव्यू में अगर आपका पॉलिटी आप इंटरेस्ट लिख दिखाओगे तो वो कई बार ऐसा पूछ सकते हैं, तो हमको ये पढ़ना ज़रूरी है। आप इसको किसी दूसरे आंसर में भी यूज़ कर सकते हो। ये क्रिटिसिज्म बड़ा अच्छा है। मोर टाइम एंड मनी वॉज स्पेंट देन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखोगे कि 2 साल से ज़्यादा समय लग गया था और काफ़ी पैसा भी लगा था। तो देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, आप खुद देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज तक फेल हुआ क्या? नहीं हुआ। हुआ क्या? फेल नहीं हुआ ना। तो वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक्सटेंसिव डिबेट्स हुई थी, उसकी दो बार अराउंड रीडिंग भी हुई थी। तो इतनी डिबेट जब होती हैं, इतनी रीडिंग्स होती हैं, तो पैसा और टाइम तो लगता ही है। और आप देखो ना, एक बार हमने अच्छे से काम किया तो आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेल नहीं हुआ। आप देखो नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन फेल कैसे हुआ, श्रीलंका, म्यांमार में क्या हालत है आप देख लो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, क्या हालत होती है वहाँ पे। क्या हमारे यहाँ ऐसी कंडीशन कभी हुई है? नहीं हुई है। तो ये इसलिए हुई है, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बड़ी सावधानी से, बड़े उसको पेशेंस रख के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। टाइम तो लगता है फिर। ठीक है ना, तो ये हमारा एक हो गया। अगला जो है आपका कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ बैग ऑफ बोरोइंग्स और हॉच पॉच कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप देखोगे कि वो उसमें हमने मोर देन 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है। लोग बोलते हैं कि बस ये तो कॉपी पेस्ट कर दिया, बट ऐसा नहीं था। एज़ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उन्होंने कहा था कि ये जो काफ़ी जो प्रोविजंस हैं वो जैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, तो वो तो यार हर देश में सेम ही होगी, तो वहाँ पर प्रोविजंस भी सेम होंगे। और उसके बाद भी हमने जो प्रोविजंस लिए हैं
वो हमने एज पर हमारी नीड लिए हैं। ऐसा नहीं है कि उसको ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ आपको। आप देखो कि हमने ऑफिस ऑफ गवर्नर का प्रोविज़न कहाँ से लिया, मतलब हमारे यहाँ एक गवर्नर होना चाहिए, कहाँ से लिया? ये हमने लिया 1935 का जो एक्ट था उससे लिया। अब हमने जो इसकी अपॉइंटमेंट थी कि ये अपॉइंट कहाँ से होता है, ये हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया। कनाडा में क्या था कि जो अपॉइंटमेंट होगी वो कौन करेगा? सेंटर करेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था गवर्नर को सीधे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर दे, पर हमारे जो कंटेस्ट के हिसाब से ये सही नहीं था, इंडियन कंटेस्ट के हिसाब से। तो हमने ये प्रोविज़न जो था वो 1935 के उस एक्ट से लिया और अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न हमने कनाडा से ले लिया। तो ऐसा नहीं था कि जस्ट कॉपी पेस्ट था, हमने उसकी हमारी नीड के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किया है। ठीक है। अगला जो आखिरी क्रिटिसिज्म है वो ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट रिफ्लेक्ट गांधीन फिलोसफी एंड वैल्यू। तो गांधीन फिलोसफी क्या थी कि विलेजेस के पास ज़्यादा ऑटोनॉमी हो, फिर माइक्रो जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री ग्रो करें, पंचायत के बारे में उन्होंने लिखा, इस तरह से था। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, वो गांधी जी जो थे वो हमारे यहाँ सोशलिज्म ऑब्वियसली है, पर गांधी जी चाहते थे कि मतलब ज़्यादा कुछ, मतलब जितना अभी सोशलिज्म है, जैसे प्राइवेटाइजेशन भी है, गवर्नमेंट की कंपनीज भी हैं, इस तरह से वो थोड़ा ज़्यादा हो, मतलब लोगों के पास जो गरीब लोग हैं उन इक्वलिटी ज़्यादा है, इस तरह से। तो ये देखो हमारे पास उस टाइम इतने रिसोर्सेज नहीं थे, पर लेकिन हमने उसको डीपीएसपी में तो डाला ही है कि गवर्नमेंट, डीपीएसपी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ बनाते वक्त डीपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ का ध्यान रखे, और बाद में जब रिसोर्सेज हो तो इनको इम्प्लीमेंट करें। तो हुआ भी ऐसा ही कि आप देखोगे पंचायत का देखो क्या प्रोविज़न, तो पहले ये क्या था, विलेज पंचायत स्ट्रेंथन हो, ये ऐसा किस में लिखा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा है। ठीक है। तो जब लिखा हुआ है तो अब हमने उसको फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अमेंडमेंट भी किया। ठीक है। फिर आप देखोगे कि वहाँ डीपीएसपी में इन्वायरमेंट के बारे में लिखा है कि प्रोटेक्ट करना चाहिए सरकार को, तो अब धीरे धीरे उसके लॉ बन रहे हैं और हम उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो इस तरह से हो ही रहा है। आप एमएसएमई, माइक्रो मीडियम इंटरप्राइजेस देखोगे जो गांधीयन फिलोसफी में मेन थे, तो वो हो रहा है। अब आप अगर आप अभी देखोगे कितनी बढ़िया बात कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें वोकेशनल एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया है। तो ये किसकी पॉइंट था? ये गांधी जी का ही पॉइंट था। तो आप देखो गांधी जी के जो व्यूज़ थे वो कितने कंटेम्प्रेरी हैं, मतलब 100 साल पहले, 150 साल पहले गांधी जी ने जो बात कही वो आज भी कंटेम्प्रेरी है। मतलब यू कैन सी द ग्रेटनेस ऑफ गांधी जी कि आज भी वो उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा कहना गलत है कि गांधीयन फिलोसफी और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, ध्यान दिया गया और उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। नॉट जस्ट कि गांधी जी ने बोला था, इसलिए भी क्योंकि वो आज के टाइम में भी इतने ही रिलेवेंट हैं, इतने ही ज़रूरी हैं जितने 100 साल पहले थे। तो ये हमारे क्रिटिसिज्म थे। आप इसको, ये तो मैंने पढ़ा दिया, आप इसको नोट्स में पढ़ो तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको